5 मिनट में अपना अगर पहले का कवर करते हैं, ठीक है, कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ तक पहुँच चुकी है, कौन से ईयर तक आ चुके हैं हम? हाँ 600 तक आ चुके हैं। आप आगे नहीं आ गए थोड़ा? देखो 0 से लेके स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 0 से स्टार्ट मतलब क्रेस्ट स्टार्टेड। उससे पहले हमने देखा था वैदिक एज। वैदिक एज में 2 फेजेस देखे थे। एक था वैदिक एज के 2 फेजेस देखे थे, एक था अर्ली और एक था लेटर, ठीक है। अर्ली फेज कहां से कौन से ईयर से कौन से ईयर तक था? चलो ये अगर ये इसको मैं 19 लूं, 19 से लेके 1000 BC, ठीक है, कि 0 से 1000 साल पहले, आज से नहीं। अगर आज से हम बात करें तो वैदिक एज किस टाइम तक पे होगा? कि अगर मैं आज से लेके बोलूं कि आज से कितना साल पहले, 3000 साल पहले, ठीक है। और अगर 0 से स्टार्ट करूं तो लगभग 1900 साल पहले। 1900 से लेके 1000 तक, यानी कि लगभग कितना साल हो गया? 900 ईयर्स। इतना लंबा टाइम पीरियड था अर्ली वैदिक का, ठीक है। उस 1000 से लेके फिर और आगे तक आ जाओ 600 तक, क्योंकि आप 0 की तरफ जा रहे हो तो ईयर्स की जो वैल्यू है वो कम होती रहेगी। यानी कि ये वाला फेज 1000 से लेके 600 तक, ये था लेटर वैदिक, ठीक है। 1000 से लेके 1900 से लेके 1000 तक, और 1000 से लेके 600 तक BC, ये वाला जो फेज था ये है आपका लेटर, और ये था अर्ली, ठीक है। अर्ली जो वैदिक एज था वहां पे हम उनकी सिविलाइजेशन को क्या कहेंगे? रूरल या अर्बन? रूरल या अर्बन है, बताओ। उनकी उस टाइप की सिविलाइजेशन को, मतलब ये अर्ली वैदिक वाले की सिविलाइजेशन को क्या नाम देंगे? अर्ली या रूरल या अर्बन? अर्बन कौन कौन कह रहा है? हाथ खड़ा करो। और रूरल कौन कह रहा है? सारे। अब किस बेसिस को आपने रूरल बोला? चलो ठीक है, रूरल थी, ठीक है। रूरल क्यों था? हाँ, क्योंकि सेटलमेंट नहीं थी। सेटलमेंट क्यों नहीं थी? क्योंकि वो क्या थे? पेस्टरल्स, मतलब चरवाहे, ठीक है, कि आज यहाँ है कभी उधर है, तो उनकी कोई सेटलमेंट नहीं थी कि वो एक जगह पे लंबे टाइम तक नहीं रुकते थे। और जब एक लंबे टाइम तक नहीं रुकते थे तो उन्होंने किसी टाइप की कंस्ट्रक्शन नहीं की, कोई घर नहीं बनाया, ठीक है। और घर नहीं बनाया तो अर्बनाइजेशन कैसे होगी, ठीक है। तो वो थी रूरल। अगर मैप की बात करें, ठीक है, अर्ली वैदिक में का जो सोर्स है मेन, वो क्या है? ऋग्वेद। इसके बारे में, यानी कि अर्ली के बारे में हमें सिर्फ ऋग्वेद के से ही पता चला है। उनकी सोसाइटी, वुमेन्स की पोजीशन, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे काम होता था, असेंबलीज, ठीक है, सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिली हमें ऋग्वेद से। क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से भी कुछ पता चला है? नहीं, क्योंकि किसी टाइप का जब कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया तो आर्कियोलॉजिकल सर्विस, मतलब जो वो होगा, वो क्या, वो कैसे मिलेगा? मॉर्निंग भाई, श्योर है बियॉन्ड टाइम माय डियर। ठीक है, तो जितना भी सोर्स था ऋग्वेदिक के बारे में, यानी अर्ली वैदिक के बारे में जितना भी तुम्हें सोर्स मिले हैं वो मिले हैं ऋग्वेदिक से। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं मिला, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब होता है जैसे उनके कोई टूल्स बनाए हुए, कोई घर बनाया हुआ, किसी टाइप का कोई कंस्ट्रक्शन की हो, तो वहाँ से हमें जो एविडेंस मिलते हैं। बट ऐसा तो इस वाले फेज में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है।
सेकंड चीज, इनकी लोकेशन क्या थी? इनकी लोकेशन क्या थी? किस एरिया को आप कहोगे कि ये वाला एरिया था इनका, नॉर्थ वेस्ट? कैसे पता चला था? हाँ, रिवर मेंशन कर रखी थी। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेदिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी रिवर है जिसके बारे में मेंशन कर रखा है? इंडस तो हमारे लिए आजकल, वो क्या कहते थे इंडस को? सिंधु, ठीक है, सिंधु रिवर है जिसका सबसे ज्यादा मेंशन है ऋग्वेदिक में। सेकंड चीज, उनका एक्सटेंशन कहां तक था कि वो इससे आगे नहीं गए होंगे? गंगा एंड यमुना, क्योंकि उनका सिर्फ एक या दो बार ही मेंशन है, तो कभी हिमालय का, ठीक है, या कोई और जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, ठीक है, उनके बारे में कोई मेंशन नहीं है। तो हमको ये आइडिया लगा कि शायद उनको सिर्फ यहां तक की नॉलेज थी, वो इससे आगे कभी गए ही नहीं, ठीक है। और सबसे सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है सबसे पवित्र रिवर अर्ली ऋग्वेदिक की कौन सी थी? सरस्वती। क्या गोमती? गोमती कह रही थी शिखा, हाँ या ना? ठीक है, तो जो सबसे सैक्रेड रिवर थी वो थी सरस्वती, ठीक है। सबसे ज्यादा बार जिसका मेंशन हुआ है वो है सिंधु। सप्त सिंधु रीजन पढ़ा था इसके बारे में कि अर्ली वैदिक, अर्ली की बात कर रहा हूं मैं अभी तक, सिर्फ तुम्हें एक थोड़ा कंटिन्यूएशन के लिए पीछे का थोड़ा बता रहा हूं। सप्त सिंधु रीजन पढ़ा था कि सप्त सिंधु रीजन था जहां पे अर्ली वैदिक जो थे वो सेटल्ड थे। विदिशा कौन सी रिवर थी? वतिस्ता, अस्किनी, बिपाशा। प्रिंस आप भी दो जवाब भाई, या पढ़ा नहीं अभी? परुषनी, रावी, ठीक है। तो ये रिवर्स थी जिनके बारे में ऋग्वेदिक में इनका ये नाम मेंशन था। मैच द फॉलोइंग्स में कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब तक एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ये वर्ड क्या था? ये किसके लिए? मेटल्स के लिए, गुड। यानी कि एक मेटल्स के लिए वो वर्ड यूज करते थे आयास, और उस टाइम पे उनको किस मेटल की नॉलेज थी? सिर्फ कॉपर और ब्रॉन्ज, ठीक है। यानी कि आयरन का एविडेंस हुआ था? आयरन डिस्कवर हुआ था? नहीं हुआ था। अब देखो इस टाइम पे यानी कि अर्ली वैदिक के टाइम पे ये जो एरिया है ना, प्रेजेंटली यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यानी कि जो ग्रीन वाला एरिया है और ये पिंक वाला एरिया, ये पिंक वाला एरिया शो कर रहा है अर्ली वैदिक की लोकेशंस, कि अर्ली वैदिक जब आर्यन स्टार्टिंग में आए थे, ठीक है, जिन्होंने ऋग्वेद लिखी थी, तो वो इस एरिया में सेटल्ड थे, ठीक है। बाद में वो शिफ्ट कर गए इधर की तरफ, ठीक है। बाद में उनका जो शिफ्टनेस था वो इधर की तरफ हो गया, यानी कि ईस्टवर्ड हो गए। अब वो कैसे पता चला हमें? क्योंकि अब हमें रिवर्स, हिमालयाज, ठीक है, जो समुद्र टाइप का जो एरिया है उनके बारे में हमें लिखा हुआ मिला है, तो इस वजह से हमें ये पता चला कि लेटर वैदिक में इन लोगों ने एक्सटेंशन किया था ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ इन्होंने अपना एक्सटेंडेशन किया था। और ये फिर ये क्वेश्चन आता है कि भाई इन्होंने लेटर में क्यों किया, अर्ली में क्यों नहीं पहुंच पाए इधर, अर्ली वैदिक में क्यों यहाँ तक सीमित रह गए, यहाँ तक इन्होंने अपना एक एक्सट्रीम लोकेशन बना दी, आगे क्यों नहीं शिफ्ट हो पाए? रीजन है आयरन। लेटर वैदिक में ही आयरन का डिस्कवर हुआ था, ठीक है। लेटर वैदिक में जो आयरन था वो डिस्कवर हो चुका था, और जब डिस्कवर हो चुका था, लोगों को नॉलेज हो चुकी थी आयरन की, तो आयरन के टूल्स बनने स्टार्ट हो चुके थे। और जब आयरन के टूल बनने स्टार्ट हो चुके थे, तो जितना भी ये एरिया था, ये ग्रीन कलर वाला, ये उस टाइम पे यानी कि अर्ली वैदिक के टाइम पे ये एक हैवी फॉरेस्ट होता था, ठीक है। और उस फॉरेस्ट को कॉपर से या स्टोन टूल से, जो उनके पास वेपन्स होते थे,
जो टूल्स होते थे अर्ली वैदिक के पास, ठीक है, वो उनसे पॉसिबल नहीं था कि वो इतने हैवी फॉरेस्ट को क्लियर कर सके, कट कर सके। बट जब उनके पास आयरन की नॉलेज आ गई तो उन्होंने इनको कट करना स्टार्ट किया, और कट करना स्टार्ट किया, और अपनी एक्सटेंशन जो थी इन्होंने, ठीक है, अपनी एक्सटेंशन को इन्होंने रखा ईस्टवर्ड, क्योंकि अब इनके पास आयरन की नॉलेज थी। आयरन की नॉलेज से इनके जितने भी वेपन्स थे, जो भी टूल्स होते थे, वो अब आयरन के बनने लग गए। और आयरन के जब बनने लग गए तो इन्होंने जितने भी फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया, अपने लिए रहने के लिए जगह बनाई, ठीक है। और इस पूरे एरिया को, यानी कि अब जो इनका एरिया है वो ये वाला एरिया है, ठीक है, यानी कि अर्ली तक यहां तक था, लेटर में इनका ये पूरा एरिया हो गया। और इस पूरे एरिया को कहते थे आर्यावर्त, आर्यावर्त, ठीक है, पूरे एरिया को। इनका एक्सटेंशन क्यों हुआ? क्योंकि आयरन की इनको नॉलेज हो चुकी थी, इंपॉर्टेंट है ये। और जब नॉलेज हो चुकी थी तो उनके आगे जितने भी फॉरेस्ट थे, जो कि पहले के टाइम पे उनके लिए पॉसिबल नहीं था इतने हैवी फॉरेस्ट को क्लियर करना, पर आयरन की नॉलेज की वजह से इन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट किया, और अपनी जो एक्सटेंशन था उनको और आगे तक लेके गए। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, यूपी वाला एरिया है, उस टाइम पे वहाँ पे हैवी फॉरेस्ट होते थे, ठीक है। और उनके टाइम पे जो टूल होते थे उससे पॉसिबल नहीं था कि उतने हैवी फॉरेस्ट को कट कर सके। आयरन के नॉलेज के बाद इन्होंने सबको कट कर दिया और अपना जो रेजिडेंशियल था उसको और आगे एक्सटेंड कर दिया। और इस वजह से अर्ली वैदिक वाले जो यहाँ तक थे, लेटर टाइम पे वो आगे तक चले गए, ठीक है। अब ये देखो सेकंड चीज, अर्ली वैदिक में, अर्ली वाले टाइम पे सबसे छोटी जो फैमिलीज होती थी, ठीक है, उसको क्या कहते थे? कुल, ठीक है। कई सारे कुल मिलके ग्राम, कई सारे ग्राम मिलके विशु या विश। हेड कौन होता था? हैं? विश्वपति। और सारे विश मिलके क्या बनता था? जन, बस, ठीक है, एक जन होता था, ठीक है। एक जन का मतलब होता था एक बेसिकली एक ट्राइब, ठीक है। और उस जन का हेड कौन होता था? राजन, ठीक है। राजन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी? अपने जन को, ठीक है, अपने जन में आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, काऊ की प्रोटेक्शन करना, ठीक है, ये होता था। अब ये देखो लेटर वैदिक में मान के चलो एक किंग हो गया जिसका अपना एक ये जन है, ठीक है, जिसका अपना एक ही जन है। क्या ये जो किंग होता था, क्या ये इंडिपेंडेंट होता था? इसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती थी कि मतलब मर्जी से होता था जो भी करे? क्या होता था फिर? कौन इनको असिस्ट करता था? दो असेंबलीज थी, और असेंबली कौन सी थी? सभाओं समिति, ठीक है, जो इनको असिस्ट करते थे। अब देखो एक ये किंग है, ठीक है, एक ये किंग है, क्योंकि उस एरिया में जरूरी थोड़ी ना एक ही जन हो, बहुत होते थे भाई, ठीक है। एक ये है किंग, इसका अपना जन है, ठीक है। इनके ऊपर जो फाइट होती थी वो किसको लेके होती थी? जो फाइट होती थी वो किसको लेके होती थी? लैंड को लेके, या नहीं, या कुछ और? कैटल्स को लेके, बताया था ना, काऊ को लेके इनकी फाइट होती थी, ठीक है। अब मान के चलो इस ए ने बी को हरा दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो जन है ये इसमें मर्ज हो जाएगा, कि जो जन ए है वो किस में मर्ज हो गया? जन बी में।
ठीक है, और किंग तो अभी भी यही रहेगा, ठीक है। बट अब जब दो जन आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है जनपद। ठीक है, यानी कि जो जन अर्ली वैदिक तक सिर्फ जन तक था, हाईएस्ट यूनिट, ठीक है, जैसे हाईएस्ट यूनिट देखा ना पहले, कुल, ग्राम, विशु, ठीक है, और हाईएस्ट होती थी जन, ठीक है। लेटर वैदिक में जन से भी एक ऊपर आगे जनपद, कि जब दो जन आपस में मिल जाएं, यानी कि अब जो किंग है, ठीक है, उसने फाइट करके किसी और के जन को अपने अंडर में मिला लिया, ठीक है, तो अब वो जो दो जन आपस में मिल गए तो अब बन गया जनपद, ठीक है। अब ये देखो सेकंड चीज कि अब ये जो किंग है इसके पास अब एरिया बड़ा है, पहले तो इसके पास एक एरिया था, अब इसके पास दो एरिया हो गए, ये वाला वो एरिया जो उसने कैप्चर किया है, ठीक है, और अब ये जो लार्ज एरिया है इसको कहते थे जनपद, ठीक है। अब उस टाइम पे जो किंग था क्या वो टैक्स लेता था? तो क्या होता था? वॉलंटरी होता था। ग्रेन्स मतलब भाई कोई गया कि लो जी आटे की बोरी निकली है तो थोड़े से रख लो, मतलब वॉलंटरी होता था, लोग कितना भी देते थे, ठीक है। मतलब ये था कि किंग कोई अपने साइड से डिमांड नहीं करता था कि भाई मुझे इतना रिटर्न में चाहिए, ठीक है। कोई गेहूं दे आया, ठीक है, कोई रात की सब्जी दे आया कि लो खाओ जी किंग साहब हैं, तो मतलब ये था कि किसी को मतलब कोई फोर्सफुली कोई टैक्स नहीं कलेक्ट करता था। क्यों? क्योंकि पहली बात जन के पास यानी किंग के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है कि जिसके ऊपर उसको खर्चा करना है। पता है ना स्टैंडिंग आर्मी का, कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं है तो मुझे भाई खर्चा ही नहीं करना, ठीक है। सेकंड, मेरे पास कोई मंत्री परिषद नहीं है कि मेरे पास कोई मिनिस्टर्स हैं जिनको मुझे सैलरी देनी है, ठीक है। सैलरी के लिए कौन बैठे हुए हैं, मतलब असिस्ट करने के लिए कौन बैठे हैं? सभा समिति, मुझे तो उनके कहने पे चलना है। बट अब लेटर वैदिक में देखो सिचुएशन क्या हो गई कि किंग के पास अब एरिया थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, एरिया जो था वो बड़ा हो गया। अब वो इतने सारे मतलब यहां पे भी कुछ पॉपुलेशन होगी और यहां पे भी कुछ ना कुछ पॉपुलेशन होगी, ठीक है। पहले के टाइम पे तो वो तो जन को लेके घूमता रहता था, ठीक है, भाई आज यहां है कल कहां हो गया, वहां का खा के फिर कहीं और निकल गया। तो क्या होता था कि जो जन है वो किंग के साथ घूमती रहती थी। बट अब इतने सारे पॉपुलेशन को लेके घूमना पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेटल्ड, कि अब वो एक जगह रुक गए कि भाई इतनी सारी पॉपुलेशन, यहाँ कोई डांडी मार्च थोड़ी ना निकालना है कि भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ इतनी सारी पॉपुलेशन मेरे पीछे पीछे हो जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक जगह सेटल्ड होना स्टार्ट कर दिया लेटर वैदिक में, जो कि अर्ली में पहले घूमते थे। अब एरिया भी कैप्चर कर लिया दूसरे राजा का, उधर की पॉपुलेशन भी अब इसी को राजा मानने लग गई है, ठीक है, सेटल भी हो गए। प्लस अब ये देखो, अब क्या किंग के पास ये नॉलेज होगी, मतलब इतना वो होगा रेवेन्यू कि भाई अब वो इनको भी संभाले प्लस इनको भी संभाले। मतलब पहले तो पॉपुलेशन ही होती थी, अब पॉपुलेशन ये भी हो गई, ठीक है। प्लस इधर एक और राजा है फॉर एग्जाम्पल, जो अपना एक जनपद लेके बैठा हुआ है, हो भी सकता है उसने किसी और का कैप्चर किया हो, वो भी अपना जनपद लेके बैठा हुआ है, एक जनपद बी और वो जनपद ए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पर अब लेटर वैदिक में, जो कि अर्ली वैदिक में जो लड़ाइयां होती थी वो काउज को लेके होती थी, अब जो लड़ाइयां होती थी किंग्स के बीच में वो एरिया को लेके होती थी, कि अगर मैं हारा तो मेरा सारा का सारा एरिया चला जाएगा, ठीक है, और अगर बी ने मुझे हरा दिया तो ए का सारा चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अब तक सिर्फ जनपद बन चुके थे कि फॉर एग्जाम्पल ये छोटे छोटे जन थे, इसमें से ये वाला पावरफुल था, इसने सभी को मैच कर लिया, एक जनपद बन गया, ठीक है। एक इधर छोटे छोटे जन थे और इधर ये स्टार वाला बहुत पावरफुल था, इसने सभी को हरा के अपना जनपद बना लिया, जनपद बी और जनपद ए, ठीक है। यानी कि अब तक हम जनपद तक पहुंच चुके हैं हाईएस्ट लेवल पे, और हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता था? अगेन वही राजा, राजन होता था। बट अब ये देखो कि इस किंग के पास, ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ गई है कि भाई अब मुझे इस
राजा से भी अपने एरिया को भी प्रोटेक्ट करना है प्लस पॉपुलेशन को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे, आर्मी चाहिए। तो स्टैंडिंग आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आना स्टार्ट हो चुका था धीरे धीरे, कि भाई अब मुझे एट ए टाइम फोर्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास एक स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि अब कभी भी वो राजा मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, और अब हमारे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि वो भी एक स्ट्रांग है, क्योंकि भाई उसने भी किसी को हरा हरा के अपने आप को जनपद में कन्वर्ट किया है। ठीक है, मैंने भी जनपद को कन्वर्ट किया है, बट अब हमारे पास हो सकता है कि इतना टाइम ना हो कि हम एट ए टाइम किसी को इन्वॉल्व करें, कि जो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व था पीजेंट या जो भी, उसको ले आए कि भाई आज लड़ाई करनी है। इतना टाइम नहीं है और इतनी टैक्टिक्स भी नहीं है। तो अब हमारे पास एक आर्मी होनी चाहिए कि जो ऐसे सिचुएशन में एकदम से फ्रंट पे रेडी रहे। तो राजा अब आर्मी रखनी स्टार्ट कर चुका था लेटर वैदिक में। जब आर्मी रखना स्टार्ट कर चुका था तो आर्मी को क्या चाहिए, क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब सैलरी देनी पड़ेगी, तो जो राजा वो लोग वो देते थे गेहूं, ठीक है, कि जी लो 100 ग्राम दाल ले लो, वॉलंटरी है ना, कुछ भी दे सकता हूँ, लो 100 ग्राम दाल ले लो, 100 पाइया राजमा ले लो, है ना, आज छोले बने थे आप छोले ले लो। ठीक है, या ब्रेड का पैकेट था, लो ब्रेड ले लो आप राजा साहब। ठीक है, बट अब क्या राजा का उन टैक्सों से काम चलेगा जो वॉलंटरी आते हैं? क्यों, अब तो आर्मी भी है, आर्मी को भी सैलरी देनी है। ठीक है, तो राजा ने यहां पे टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया था कि अब वॉलंटरी से काम नहीं चलेगा भाई, अब मेरे पास एक बड़ा एरिया लैंड है, अब हम जन नहीं, अब हम एक जनपद बन चुके हैं, अब हमारे पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हमारे पास आर्मी भी है, आर्मी को भी मेंटेन रखना है। ठीक है, और ये तो देखो ना फेस कितना, कम से कम भी 300 ईयर्स का वो है इसमें, मतलब 300 साल लग गए राजा को ये सब नॉलेज एक्वायर करने में। 300 साल बहुत होते हैं। ठीक है, एकदम से ये नहीं कि भाई कल तक तो वो था अर्ली और एकदम से राजा ने आज बोल दिया कि भाई चलो टैक्स लगाना स्टार्ट करो। यानी कि अब टैक्स कलेक्शन शुरू हो चुका था। टैक्स कलेक्शन इसलिए कि भाई अब मेरे पास आर्मी है, भाई मुझे आर्मी के लिए करना है। तुम ये पाइया चीज़ें लेके आओगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, वॉलंटरी खत्म, बस बहुत हो गया वॉलंटरी। अब तुम्हारे ऊपर लगेगा कंपलसरी कि तुमको टैक्स देना ही देना है। ठीक है, और उस टैक्स को कहते थे बाली। बाली, ठीक है, जिसको हम कहते थे वॉलंटरी टैक्स, सॉरी कंपलसरी टैक्स, कि अब हर इंसान के लिए कंपलसरी है कि वो टैक्स देगा ही देगा। अब टैक्स कितना होगा बाली? 1/6। ये भी राजा ने डिसाइड कर दिया कि 1/6 होगा। ये नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 1/6 यानी कि अब जितना भी तुम्हारा प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, अगर तुमने फॉर एग्जांपल 60 kg गेहूं निकाला है अपने एरिया में से, तो कितना देना पड़ेगा? है 96 देना पड़ेगा। 96 कौन कह रहा था कि जितना निकला नहीं उससे तो ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, 10 kg, ठीक है, कि 10 kg अब आपको इतना जो सरप्लस है वो अब आपको एज अ रेवेन्यू, एज अ टैक्स राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, अब हो भी सकता है कि सर जरूरी थोड़ी ना हर किसी के पास अपने एग्रीकल्चर वाला हो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब सेटल हो चुका था, ठीक है, तो लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बन चुका था कि अब लोग अब उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं थे कि हम वहाँ जाएंगे, उधर का जंगल साफ करेंगे, उधर खाएंगे पिएंगे। अब लोग सेटल हो चुके थे, क्योंकि अब लोगों को एक राष्ट्र, वर्ड इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र, राष्ट्र की फीलिंग्स आने लगी थी। ये पहला वर्ड है, ये भी एग्जाम्स में आता है कि जो फर्स्ट टाइम राष्ट्र वर्ड है ये कहाँ देखने को मिला? ये मिला लेटर वैदिक में, क्योंकि लोगों को अब एक अपनी लैंड से एक तरह से कनेक्शन आ गया था कि अब हमारी भाई ये एक प्रॉपर लैंड है जहाँ पे हम सेटल हो चुके हैं, अब यहाँ पे ही हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ का हमारा एक राजा है, ठीक है, और ये राजा, ठीक है, हमारी अब प्रोटेक्शन कर रहा है, मतलब हमारी लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब हम सेटल हो चुके हैं। इस लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम जन नहीं है कि भाई आज यहाँ पे कैप्चर कर लिया तो हम कहीं और निकल लेंगे। ठीक है, अब हमारी एक प्रॉपर एक फिक्स लैंड हो चुकी है जिसको बोला गया था जनपद। ठीक है,
तो अब राजा के पास आर्मी भी है, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो चुका है, तो एग्रीकल्चर से जो भी निकलेगा उसका 1/6 हमें एज अ टैक्स राजा को देना पड़ेगा, क्योंकि राजा को क्या करनी है, अपनी आर्मी को भी मेंटेन रखना है। अब उसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी है, ठीक है। अब स्टैंडिंग आर्मी, अब ये देख लो ना, जैसे आज के टाइम पे देख लो, हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तो जरूरी थोड़ी ना वो हमेशा वॉर में इन्वॉल्व हो। लास्ट टाइम वॉर 1999 में हुआ था, उसके बाद आज तक चलो वॉर नहीं हुआ है, तो क्या हमारी आर्मी को हमने डिसॉल्व कर दिया? अभी भी है, अभी भी उनको रेगुलर सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही था कि यहाँ पे आर्मी भले ही वॉर में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, कि जरूरी नहीं कि हमेशा वो वॉर ही लड़ते रहें, वो अगर एक नॉर्मल कंडीशन में भी है, नॉर्मल बैठी भी हुए हैं, तो भी हम उनको फीड करना पड़ेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनको मतलब उनके घर में राशन वानी जो भी है वो देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। तो अब जहाँ से जो टैक्स आता था, राजा कुछ ना कुछ अपना रख के ट्रेजरी में रख के आगे दे देता था। अब सेकंड चीज़ कि सर जरूरी थोड़ी ना कि हर किसी के पास एग्रीकल्चर हो। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बंदा है जिसके पास एग्रीकल्चर नहीं है, तो क्या वो टैक्स से डिबेट होता था कि उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था? उसको भी देना पड़ता था, ठीक है। वो एज अ वर्कर, जैसे मान के चलो कोई आर्टिसियन है, मतलब किसी तरह का कोई काम करता है, ठीक है, लकड़ी का काम करता है, पत्थर का काम करता है, जो भी काम करता है, ठीक है, उसको एज अ टैक्स कुछ दिन राजा के लिए भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये उसका टैक्स हो जाएगा कि भाई चल अब तेरे पास गेहूँ वो है तो नहीं खेत, अब तू दूसरों के गेहूँ चोरी करके ले आएगा, इससे अच्छा यहाँ पर कुछ दिन काम कर जिसकी तुझे सैलरी नहीं मिलेगी, पर एज अ टैक्स वो काम हो जाएगा, ठीक है। लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? जो जंगलों से सामान इकट्ठा करके लेके आते थे, जैसे गम होती थी, हनी होता था, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इन्वॉल्व हो तो आपको वहाँ से जो भी सामान आपने निकाला है फॉरेस्ट से, उसका थोड़ा बहुत टैक्स आपको एज अ रेवेन्यू राजा को देना पड़ता था, ठीक है। तो लो राजा साहब शहद तोड़ा था, आज लो थोड़ा शहद ले लो, ठीक है। मतलब जो भी आप प्रोड्यूस करोगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, आर्टिसंस होंगे, मतलब उनको कुछ ना कुछ अब टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो टैक्स कलेक्शन की जो वो थी ड्यूटी राजा की, वो कंपलसरी हो चुकी थी। अब वो नहीं था, वॉलंटरी नहीं था लोगों के ऊपर, क्योंकि अब राजा जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई थी। सेकंड चीज़, अब जब राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, तो अब वही बात है ना कि भाई जब इसके पास अब इतने लोग आ गए, ठीक है, अब जनपद बन चुका है, मतलब और जन के लोग भी यहीं आ गए, ठीक है। अब जो राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, अब उसके पास आर्मी भी है, अब वो टैक्स कलेक्शन भी कर रहा है, तो क्या राजा अकेला कर लेगा ये सारे काम? कि भाई टैक्स भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, आर्मी को भी मैं ही देख रहा हूँ, उनके अटेंडेंस भी मैं ही लगा रहा हूँ, ठीक है, और कहीं झगड़ा हो गया तो भी मैं ही जा रहा हूँ, तो क्या राजा के पास इतना टाइम और इतनी पावर थी कि वो इतना सारे काम कर सके? नहीं होता था। यानी कि अब उसको अपने साथ एक मंत्री परिषद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अब भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो अब यहाँ पे उसने अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट जो बंदे थे, जो इंसान थे, उनको अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि कोई इंसान टैक्स को देखेगा, ठीक है, कि भाई ये इसको मैं अपॉइंट कर रहा हूँ एज अ टैक्स, इसको अपॉइंट कर रहा हूँ फॉर मिलिट्री, ठीक है। तो मतलब हर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स उसने अपॉइंट किए, क्यों? अपने आप को असिस्ट करने के लिए, कि भाई अब मैं एक इतने सारे काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक मंत्री परिषद चाहिए जिसके थ्रू मैं हेल्प ले सकूं और अपने काम कर सकूं, ठीक है। अब जब एक बात बताओ, राजा के साथ अब इंपॉर्टेंट बैठे कौन है? राजा के साथ बैठे कौन है? ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, ये 12 होते थे, ठीक है, टोटल 12 होते थे ये, ठीक है, जिनको रत्निन कहते थे, रत्निन, तुम्हें नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जब ये अब राजा लोगों के साथ रहने लग गए, यानी राजा अब जो भी डिसीजन ले रहा है, कितना टैक्स आया, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना देना है, ठीक है, अब वो राजा किनसे डिस्कशन करेगा? इनके साथ, ठीक है। तो सभा और समिति जो बैठे थे, सभा और समिति जो अर्ली वैदिक में जो राजा की हेल्प करते थे, अब वो हेल्प करेंगे? अब राजा उनकी हेल्प लेगा? उनकी क्यों लेगा भाई? अब भाई मेरे पास अपने मंत्री परिषद है, मैं तुम्हारी राय लेके क्या करूंगा? इनकी वैल्यू होगी डाउन, ठीक है। यानी कि अब राजा जो है, अब वो अपने मंत्री परिषद से लेके डिस्कशन कर रहा है, उनसे लेके एक्शंस ले रहा है,
ठीक है, तो जब आप उनके साथ उठने बैठने लग गए हो तो भाई मुझे तुम्हारा क्या काम है, मुझे तुमसे क्या राय लेनी है। ठीक है, तो ये टोटली खत्म। ठीक है, ये स्वभाव समिति जो थे वो टोटली खत्म, मतलब डिसअपियर। लेटर वैदिक में इनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अब राजा के पास अपना मंत्री परिषद है। बतेरी तुमने हेल्प कर ली राजा की अर्ली वैदिक में, चलो अब निकलो। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है लेटर वैदिक की। ये सारी कंडीशंस थी। हम अब पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। जैसे हमें अर्ली वैदिक के बारे में कहां से पता चला था? ऋग्वेद से। ठीक है, अब टोटल 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये जो था ऋग्वेद ये था अर्ली वैदिक से रिलेटेड, और जो सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, ये आए लेटर में, लेटर वैदिक में, कि हमें जहाँ से अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जितनी भी मैंने आपको बताई है, जो तुम नोट्स में पढ़ोगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी सोसाइटी, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, राजा कैसे काम करता था, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिली हमें यहाँ से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहाँ से। ठीक है, अब देखो एक होता था ब्राह्मण्स, ये बात वर्ड याद रखना, क्वेश्चन कहां से क्या आते हैं वो भी बताऊंगा मैं। ब्राह्मण्स का काम क्या काम होता था? देखो, जितने भी हमारे वेद हैं, ठीक है, जितने भी हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनको एक्सप्लेन करना कॉमन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे एक संस्कृत में होता था ये। ठीक है, और जो संस्कृत होती थी, ठीक है, वो हर किसी के लिए नहीं होती थी, मतलब हर कोई समझ नहीं पाता था, या जो वेद है वो हर किसी को नॉलेज नहीं ले पाता था उनसे। तो ब्राह्मण्स का ये काम होता था कि उन वेदों को आगे तक उनको प्रीच करना, लोगों को उनको पढ़ाना, उनको उनके बारे में बताना, ये काम होता था ब्राह्मण्स का। ठीक है, ब्राह्मण्स का कि वेदों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक उनके बारे में बताना कि क्या है वेद, वेद के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, कैसे सोसाइटी चलनी चाहिए, हर एक चीज जो है वो यही है। ठीक है, याद है तो एक क्वेश्चन आ रखा था तुम्हारे उसमें, नास्तिक और आस्तिक सुना है? क्या क्या होता है? यही गलत है। ठीक है ना, अच्छा, नास्तिक कौन होते हैं? जो गॉड में विश्वास रखते हैं? नहीं रखते। इसको गॉड को हटा के वेदा कर लेना। ठीक है, जो अथॉरिटी मानते हैं वेदास को, ठीक है, जो वेदास को मानते हैं कि वेदास के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी लाइफ स्टाइल को प्रिटेंड करना चाहिए, वो होते हैं आस्तिक, और जो नहीं मानते वो होते हैं नास्तिक। क्वेश्चन आ रखा है, ये दिखाऊंगा मैं तुम्हें। उसमें ये था कि बिलीव इन द गॉड, जो गॉड को माने उनसे रिलेटेड वर्ड है। नहीं, अथॉरिटी ऑफ वेदा, कि वेदा की अथॉरिटी है, वेदा सबसे ऊपर हैं, अगर हैं तो आस्तिक है, वो नहीं को मानता है, और अगर नहीं है तो नास्तिक है। ठीक है, क्योंकि देखो वेदास में ही सारी चीज़ें हैं, गॉड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो भी इसी में लिखी हुई हैं, तो जो गॉड है वो भी इसी में आ गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सिर्फ गॉड को बोलना ठीक नहीं है, वेदास को। ठीक है, तो जो ब्राह्मण्स होते थे उनका काम होता था इन वेदों को लोगों तक प्रीच करना, लोगों तक पढ़ाना, और हर ऋग्वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण होता था। ठीक है, हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण होता था। क्वेश्चन कई बार आता है। उसके बाद होता था अरंक्यास, जिनको फॉरेस्ट बुक कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता था? ये देखो, इनमें होता था मेटाफिजिक्स, द सिंबोलिज्म ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस, कि भाई अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस चीज की जो ऐसी जो बातें होती थी, ठीक है, वो होती थी अरंक्यास में। देखो कि सर फिर वेदास में और इसमें क्या बात है? देखो वेदास जो था, ठीक है, वेदास में बाकी चीजें लिखी रहती थी, जैसे गॉड्स को लेके, सोसाइटी को लेके, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सब। ठीक है, और इनको जो एक्सप्लेन करते थे उनको क्या कहते थे? ब्राह्मण्स, कि जो इन वेदास को आगे तक प्रीच करते थे। अरंक्या होता था जो
बात करता था सेक्रीफाइस को लेके, ठीक है, जैसे जो राजा जो सेक्रीफाइस करके जो बड़े बड़े बनते थे, याद है, सेक्रीफाइस करते थे, अश्वमेध जैसे होता था, सुन रखा है अश्वमेध सेक्रीफाइस, सुन रखा है किसी ने, क्या होता था? अच्छा, आपके अलावा किसी ने सुन रखा है अश्वमेध? अश्वमेध जिसको सेक्रीफाइस कहते थे, उसमें क्या होता था ना कि जैसे कोई, चलो वैसे आगे आएगा ये, कि मान के चलो कोई किंग है, ठीक है, उसने अपना जो घोड़ा है, घोड़ा, ठीक है, इसको छोड़ देता था, ठीक है, कि ये जहां तक जाएगा ये एरिया उसका होगा, ठीक है भाई, मैंने अपना घोड़ा छोड़ दिया और जहां तक वो गया वो एरिया मेरा। फॉर एग्जाम्पल ये चलता चलता किसी और राजा के अंडर में आ गया, ठीक है, और अगर उस राजा ने मेरे घोड़े को रोक लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे में फाइट होगी कि उस राजा ने मुझे चैलेंज किया है, मतलब इनफॉर्मल चैलेंज किया है कि मैंने तेरे घोड़े को रोक लिया है, ठीक है, तो अब हमारे बीच में होगी लड़ाई कि भाई तूने मुझे चैलेंज किया है, मतलब तूने मेरे घोड़े को रोक कर चैलेंज किया है मुझे कि मैं तेरी अथॉरिटी को नहीं मानता, ठीक है, और अगर ये राजा उसको पास होने देता है, ठीक है, कि भाई जा चला जा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस राजा ने अपने आप को मान लिया सुपीरियर इससे, या इसने अपने आप को डाउनफॉल मान लिया कि भाई मेरी इतनी पावर नहीं है या मैं इतना सुपीरियर नहीं हूं कि मैं इस राजा से लड़ सकूं, ठीक है, तो मैंने अपने आप को इनफॉर्मली उसका आगे सरेंडर कर दिया कि भाई मैंने उसका जो घोड़ा था उसको जाने दिया, यानी कि उसका जो एरिया है, मान के चलो उस किंग का यहाँ तक एरिया था, यानी कि ये जो एरिया है वो इस राजा का हो चुका है कि उसने उसके घोड़े को जाने दिया, उसने उसको चैलेंज नहीं किया, और अगर रोक लेता था तो चैलेंज कर लिया कि भाई उस राजा ने आपके घोड़े को रोक लिया है, अब चैलेंज कर दिया है, अब आपके बीच में होगी फाइट कि भाई तूने चैलेंज कैसे किया। और ये राजा तब करता था जब ये भी सुपीरियर होता था कि भाई ऐसे कैसे मेरा एरिया को कोई भी वो कर लेगा। इसको कहते थे अश्वमेध, अश्व मतलब वो जो घोड़े को कहते हैं, ठीक है, ये आगे आएगा। फिर होता था उपनिषद, ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग नियर, मतलब गुरु के पास में बैठना, ठीक है, जब शिष्य जो है वो गुरु के पास में बैठ के ज्ञान लेते थे उसको कहते थे उपनिषद, ठीक है, टू सिट नियर, उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर, ठीक है, और इसमें बातें होती थी फिलोसफीज को लेके, जो मतलब जो गुरु होते थे वो शिष्यों को एक तरह से फिलोसफीज की बातें बताते थे। और ये देखना जो इंडियन फिलोसफी है ये तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर का वो है टॉपिक, इसमें हम फिलोसफीज को लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, जिसमें 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है ना, संख्या सुन रखा है, ये संख्या, न्याय, योगा, चलो ये वैसे आगे आएगा, ठीक है, इनको डिटेल में पूरा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। पर कहने का मतलब ये कि उपनिषद होते थे जब गुरु अपने शिष्यों को टू सिट नियर, उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर, राजा के गुरु के पास में बैठना, और जब वो पास में बैठते थे और वो अपने जो ज्ञान देते थे फिलोसफीज को देते थे उसको कहते थे उपनिषद, जो ज्ञान होता था उनको कहते थे उपनिषद। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, ठीक है, कि उनका जो लेटर वैदिक का जो ज्योग्राफिकल एरिया था पता चल चुका है कहां तक होता था, ठीक है, ईस्टवर्ड, ठीक है। आर्य बिगेन जनरली फैमिलियर विद द मेजर पोर्शन ऑफ द गंगाटेक वैली, यानी कि अब जो गंगा वैली का जो एरिया है, यानी कि यूपी बिहार वाला जो एरिया है, अब उसे वो फैमिलियर हो चुके थे, मतलब उन्होंने अपना एक्सटेंशन ईस्टवर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। रीजन, आयरन टूल आ गया था उनके पास, ठीक है। अब जो उनके पास टूल्स होते थे जिनको वो प्लगिंग करते थे वो लोहे के होते थे, तो वो ईजिली पेड़ों को काट सकते थे और वो उस जंगल को, इतने हैवी जंगल को साफ कर पाए, और इस वजह से उन्होंने अपना एक्सटेंशन जो था वो आगे रखा, ठीक है। गंगेटिक वैली कॉल्ड आर्यवर्त, यानी कि उस एरिया को, अब पूरे एरिया को आर्यवर्त कहते थे, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन, ठीक है, सेवरल हिमालय पीक, विंध्यास माउंटेन, अब इनके जो एविडेंस हैं वो लेटर वैदिक में मिलने लग गए थे, ठीक है। मतलब हिमालयस का जिक्र हुआ था क्या अर्ली वैदिक में? नहीं हुआ था, पर लेटर वैदिक में उन्होंने कर दिया। इसका मतलब ये था कि उनको अब फैमिलियर हो चुके थे, उनको पता चल चुका था कि भाई ऐसी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। सेकेंड अरेबियन ओशन, ठीक है, आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, विंध्यास माउंटेन, इनका अब इन्होंने जिक्र करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे अब हमें इनके एविडेंस मिलने स्टार्ट हो गए, तो ये आइडिया हुआ कि हाँ शायद अब इनको नॉलेज जो थी वो हो चुकी थी। तो जियोग्राफिकल एक्सटेंशन में हमेशा याद रखना उनका एक्सटेंशन जो था
वो ईस्टवर्ड हुआ था, और इस पूरे एरिया को क्या कहते थे वो अब आर्यवर्त। ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी कैसे होती थी चलो देखते हैं। वुमेन की पोजीशन कैसी होती थी अर्ली में और लेटर में? वुमेन की पोजीशन हाई होती थी, अच्छी होती थी? कैसे कह सकते हो अच्छी होती थी? चलो कि सभा और समिति जो होती थी, ठीक है, जो एक हायर बॉडी होती थी जो राजा को असिस्ट करती थी, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकती थी, मतलब उसमें वो जा सकती थी। और है ऋग्वेद, चलो ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने का उनको वो था। और हाँ, कि जो चाइल्ड मैरिज थी, ठीक है, सॉरी वो भी नहीं होती थी, सती भी नहीं होती थी, ठीक है। और विडो रीमैरिज, यानी कि जो विडो होती थी उनको दोबारा शादी करने का पूरा हक होता था। विडो रीमैरिज को क्या कहते हैं हम? नियोग सिस्टम, ठीक है, नियोग, ठीक है। और क्या था? लेविरेट, लेविरेट क्या होता था? क्या होता था? शौर्य, हाँ, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो लड़की की शादी उसी के भाई से करवा देते थे, ठीक है, मतलब उसके साथ कोई एक बैडली या ट्रीट नहीं करते थे, उसको कहते थे लेविरेट, ठीक है। अब लेटर वैदिक में ये देखो, वुमेन की पोजीशन डाउन, और अब जो डाउन है वो आगे तक डाउन चलती रहेगी। भाई एंशिएंट हिस्ट्री को कनेक्ट करते हुए चलना, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर हम कहाँ से आ गए। अर्ली वैदिक में हम नॉर्थ वेस्ट तक थे, ठीक है, अब हम आगे कहाँ तक? एरिया, ठीक है, यहाँ तक थे अर्ली वैदिक में, और अब हम आ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। ये जो एरिया था ये किन में बटा हुआ था? जनपद में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई, हमें सारे जनपद याद नहीं रखने सर कौन कौन से जनपद होते थे, जस्ट एक हाइपोथेटिकली कि एक जनपद यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे जनपद होते थे छोटे छोटे, ठीक है। अब तक हम बात सिर्फ जनपद तक ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, वुमेन की पोजीशन हमने बोला कि डाउन हो चुकी थी। डाउन कैसे हो चुकी थी? सभान समिति तो खत्म ही हो गई थी, तो वुमेन्स उसमें जाके क्या करेंगी? जब सभान समिति की वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है, तो वुमेन की भी उसमें एंट्री बंद हो गई, ठीक है, क्योंकि अब राजा को इन सभा समिति की जरूरत नहीं है। चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, सती स्टार्ट हो चुकी थी, विडो रीमैरिज बैन हो गया, ठीक है, जो नियोग सिस्टम था वो बैन हो गया, लेविरेट उसको भी बंद कर दिया, ठीक है। तो जो फुलफिल होती थी, जो फ्लरिश करती थी ऐसी सिचुएशंस वुमेन्स के लिए, वो सारी की सारी हो गई बंद। और ये लेटर वैदिक से स्टार्ट हो चुका था, यानी कि लेटर वैदिक से आगे जितना भी पढ़ोगे वुमेन की पोजीशन डाउन ही रही है, ठीक है। यानी कि एक अर्ली वैदिक की टाइम ऐसा था जब वुमेन की पोजीशन जो थी वो थोड़ी हाई होती थी, उनको एक अच्छा ट्रीट किया जाता था। अब ये देखो, विजिबल ऑफ फोर फोल्ड वरेंट सिस्टम, ये पहले बताओ कि ये फोर फोल्ड यानी कि जो ये था आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा,
ठीक है। ये जो वर्ण सिस्टम था ये कौन से उसमें मिला है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से पार्ट में? 10th में, ठीक है। ऋग्वेद को मंडल्स में डिवाइड किया हुआ था, यानी कि एक ऋग्वेद जो थी उसको बुक्स में, यानी कि मंडल का मतलब हो गया बुक्स, उन बुक्स में डिवाइड कर रखा था। तो जो ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है, ये कौन सी बुक में था? 10th बुक में, यानी कि 10th मंडल में। और 10th मंडल को क्या कहते थे? पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता, ठीक है। ये था जहां पे 4 मतलब वर्ण के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जो वर्ण सिस्टम था अर्ली वैदिक में वो शार्प था। शार्प का मतलब ये कि बिल्कुल रिजिड था। रिजिड, हाँ देखो कलर के बेसिस पे तो था ही, बट ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी था, ठीक है। कि अगर कोई बंदा, ठीक है भाई, बहुत अच्छा वॉरियर है भाई, लड़ना अच्छा जानता है, तो उसको क्षत्रिय ट्रीट कर लेते थे, ठीक है। कोई फार्मिंग कर रहा है, फार्मिंग में इन्वॉल्व है, तो उसको वैश्य ट्रीट कर लेते थे। यानी कि ऑक्यूपेशन के ऊपर था। अगर आपको वैश्य से क्षत्रिय बनना है तो बन जाओ, कोई इशू नहीं है। मतलब ये जो रिजिडनेस है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, रिजिडनेस वो इतनी नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लोगों में इतना इस चीज़ को लेके वो नहीं है, जैसे आजकल को भी होता है कई बार, भले ही हम कितने भी अपने आप को मॉडर्न कह ले, बट आज भी लोग कास्ट को लेके कर लेते हैं जज, ठीक है। तो ये आज भी है रिजिडनेस, ठीक है, कि भाई होता है कई बार। देखो मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा है ना, मैं इस चीज़ को बहुत वो कर रहा हूँ, पब्लिक कर रहा हूँ, बट हाँ ये होता है ये, ठीक है। कि भाई कोई नीचे वाला कास्ट है उसको अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है, कोई हायर कास्ट वाला है उसको अलग ट्रीट करते हैं। तो ये जो रिजिडनेस है ये आज भी है, ठीक है। तो उस टाइम पे यानी कि अर्ली वैदिक के टाइम पे ये इतना रिजिडनेस नहीं होता था, लोगों के पास ऑप्शंस होते थे, ठीक है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कि भाई मैं बहुत अच्छा, अगर मैं वॉरियर हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय उसमें चला गया, ठीक है। और मैं फार्मिंग में हूँ तो मैं वैश्य हूँ। और अगर मेरे अंदर कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं लोगों की भाई लोगों में मतलब उनके काम कर रहा हूँ, उनके उधर जा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं शूद्र हो गया, ठीक है। तो मतलब एक फ्लेक्सिबल होता था, इतना रिजिडनेस नहीं था। बट लेटर वैदिक में ये रिजिडनेस हो गई, यानी कि जो ब्राह्मण्स हैं वो अपने आप को क्या मानने लग गए? सुपीरियर, ठीक है। क्षत्रिय थे वो भी अपने आप को सुपीरियर मानते थे, क्यों? क्योंकि भाई एज अ किंग तो वॉर लड़ेगा, ठीक है, तो भाई मैं हूं सुपीरियर क्योंकि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं अपने उसको, ठीक है। वैश्य जो था वो ट्रेड्स करते थे, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, वो काम होता था वैश्य लोगों का। और शूद्र जो थे वो इन के यहाँ पे काम करते थे, इन तीनों के उसमें, ठीक है। तो जो अब रिजिडनेस थी लोगों में वो आ गई थी, यानी कि जो 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम था ये विजिबल 4 फोल्ड, यानी कि ये जो 4 है इन्हीं को बोला गया है, ठीक है। विजिबल ऑफ 4 वर्ल्ड सिस्टम एंड द अपीयरेंस ऑफ द सेवरल जातीज, ठीक है, कास्ट एंड द सोशल सिस्टम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया अब बिल्कुल एक तरह से रफ टफ हो चुका था कि अब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, ठीक है। हो भी सकता है वो शूद्र को अच्छा ट्रीट ना करे, ठीक है। जो क्षत्रिय है वो अपने आप को सुपीरियर मान रहा है, जो वैश्य है उसको ये पता है कि भाई मैं चाहे कितना भी अच्छा काम कर लूं, मैं इनके बराबर तो नहीं आ सकता, ठीक है। चाहे मेरे अंदर चाहे कितनी कैपेबिलिटी हो, चाहे मेरे अंदर चाहे कितना ही टैलेंट हो, ठीक है, चाहे मैं बहुत सारा अब मतलब एग्रीकल्चर है मेरे पास और मैं बहुत सारा टैक्स जो है वो किंग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल मैं वैश्य हूँ, तो राजा मुझे उसी हिसाब से ट्रीट करेगा, ठीक है। मतलब मुझे एकदम से ऐसा गले से नहीं लगा लेगा कि भाई तू चलो, क्योंकि अब लोगों में इस चीज़ को लेके कि भाई तू तो वैश्य है या तू तो शूद्र है, ठीक है, वो रिजिडनेस आ चुकी थी लेटर वैदिक में, ठीक है। और बाद में ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है ना, इन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ब्राह्मण क्या करते थे, वेदास को पढ़ाते थे, ठीक है, और हवन करवाते थे, मतलब पूजा पाठ करवाते थे किंग्स की, ठीक है। और ब्राह्मण क्या होते थे, मतलब इनके जो किंग होते थे ना, ब्राह्मण लोगों को टैक्स फ्री रखते थे कि मतलब भाई टैक्स जो है वो सिर्फ ये देते थे वैश्य और शूद्र, मतलब ब्राह्मण के लिए टैक्स फ्री था। आगे के टाइम बता रहा हूँ मैं, आगे के टाइम पे, ठीक है। और क्षत्रिय जो होते थे वो ये कहते थे कि यार हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, ठीक है, हम एज अ वॉरियर हैं, ठीक है, हम फ्रंट पे रहते हैं, और फिर भी जो ब्राह्मण है वो हमसे हायर अथॉरिटी में है। मतलब अगर देखा जाए तो टॉप में ब्राह्मण है सबसे ऊपर, ठीक
ठीक है, और फिर बाद में क्षत्रिय आते हैं। और जबकि हम लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हमें ऊपर होना चाहिए कि क्षत्रिय पहले फिर ब्राह्मण, और ब्राह्मण अपने आप को ऊपर रखते थे। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे, वो आगे जाके डेवलप होगा जब तुम बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ोगे, ठीक है। तो यानी कि 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम लेटर वैदिक में शुरू हो चुका था। और अब जो था, जो ये वर्ण सिस्टम, ये किस बेसिस पे था? बर्थ को लेके, ठीक है। अब तुम्हारे टैलेंट को रखो जेब में, तुम्हारे टैलेंट को लेके नहीं होगा। अगर तुम बहुत अच्छे वॉरियर हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर है कैपेबिलिटी वॉरियर ऐसे, बट तुम बर्थ हुए हो कहाँ पे? शूद्र फैमिली में, तो तुम शूद्र ही रहोगे, ठीक है। तुमको शूद्र की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और शूद्र को क्या ट्रीट करते थे कि शूद्र लोगों को ऋग्वेद यानी जो वेदास था वो पढ़ने का हक नहीं था, ठीक है। यानी कि जो ऊपर की जो 3 वर्ण हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यही सिर्फ वेद की नॉलेज ले सकते थे। शूद्र को वेद की नॉलेज लेना अलाउड नहीं था, ठीक है। जब किंग अपनी सेरेमनी रखता था, जैसे कि अश्वमेध सेक्रीफाइस किया, ठीक है, और उसने उसका जो घोड़ा था वो पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया, उसने किसी भी राजा ने उसको चैलेंज नहीं किया, ठीक है। तो फिर एक सेरेमनी होती थी, मतलब राजा को डिक्लेयर किया जाता था कि भाई ये महाराजा है, ठीक है, इसने इतने अश्वमेध किया और इतना सुपीरियर था कि किसी भी राजा, आसपास के राजाओं ने इसको चैलेंज नहीं किया, इसके घोड़े को आने जाने दिया। यानी कि अब वो जो दूसरे राजा हैं वो इनके क्या बन गए? सबॉर्डिनेट बन गए ना भाई, ठीक है। और जब ऐसा सेरेमनी होती थी तो उसमें भी शूद्र को अलाउड नहीं होता था जाना, मतलब शूद्र को वहां पे भी बॉयकॉट रखते थे कि भाई ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अब जो ये वर्ण सिस्टम है ना, ये रिजिड हो चुका था। प्लस इनको वेद पढ़ने की भी नॉलेज नहीं थी, मतलब इनको एक अलाउड नहीं था कि ये अब वो पढ़े। इवन वुमेन्स को भी नहीं अलाउड था, यानी कि वुमेन्स को और शूद्र को एक ट्रीट करते थे कि वुमेन्स को भी अब वेद पढ़ने की नॉलेज वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, अलाउड नहीं है, जो कि अर्ली वैदिक में होती थी, और ना अब इनको है, शूद्र को भी नहीं है और वुमेन को भी नहीं है। अनटचेबिलिटी ये तो हो ही चुकी थी डेवलप, ठीक है। जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, वो तो शूद्र को टच भी नहीं होते थे, मतलब जो शूद्र से भी जो नीचे होते थे, अनटचेबिलिटीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे होगा वर्ड वुमेन्स पोजीशन, अनटचेबिलिटी एक्सपेयर द वुमेन पोजीशन डिग्रेडेड। ये देखो ये लिखा हुआ है, वुमेन की जो पोजीशन थी वो डिग्रेडेड हो चुकी थी। दे आर नो लॉन्गर गेट द फॉर्मल एजुकेशन, मतलब एजुकेशन मतलब वही वेदास की नॉलेज, ठीक है। ये देखो ये होते थे चंडाल्स। ये पहली बात याद रखना, जो चंडाल्स है ना, ये उन 4 वर्ण सिस्टम से भी नीचे है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो हैं 4 वर्ण। जो चंडालस है ये इनसे भी नीचे हैं, इधर हैं वो, ठीक है। इनको तो मतलब सुन रखा होगा, ऐसा ट्रीट किया जाता था कि अगर एक गांव से निकलते थे तो मतलब सब लोग घर के दरवाजे सब बंद कर लेते थे, मतलब इनको देखना भी ऐसा होता था कि भाई ये इनको देख लिया तो भाई हम तो अशुद्ध हो गए एक तरह से, ठीक है। क्योंकि ये डेड बॉडीज के साथ जो होता था ना भाई, किसी को दफन करना है, किसी का दहन करना है, तो उनमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होते थे ये, तो इनको तो बिल्कुल अनटचेबिलिटी वाला ऐसा ट्रीट किया जाता था कि अगर ये कहीं से निकल रहे हैं तो शायद उधर के वो कर देते थे, मतलब सब बंद, कोई इनको दिखता भी नहीं था, इनको देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे। तो जो अनटचेबिलिटी है लेटर वैदिक में ये भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई। सेकेंड, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो काऊ होती थी ना, हमने अर्ली वैदिक में पढ़ा था कि जो काऊ होती थी उसको सेक्रेड मानते थे। भाई प्रेयर भी तो काऊ की करते थे, किस चीज की प्रेयर करते थे वो? गॉड से। क्या मांगते थे? हाँ वो तो ठीक है, मांगते क्या थे? अरे भाई वो प्रेयर किस चीज के लिए करते थे? हाँ, अब मांगना गई थोड़े ना कि बिल्कुल ही उनको डिलीवर हो जाएगा सामान। प्रेयर्स किस चीज के लिए करते थे? कैटल्स के लिए और मेल चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो इनकी वो प्रेयर्स करते थे, यानी कि जो काऊ होती थी ना उनके लिए वो सेक्रेड होती थी, मतलब पवित्र होती थी, ठीक है। काऊ का वो बिल्कुल भी मतलब मारते भी नहीं थे, ठीक है। ये कहा जाता था कि भाई
काऊ को हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट जो गेस्ट होते थे उनको कहा जाता था गोहन, ठीक है, यानी कि काउ किलर। गेस्ट को, गेस्ट वाज कॉल्ड द गोहन। वाई? हैं काउ को? हाँ, क्योंकि देखो चाहे कोई फैमिली है ना, ठीक है, वो अपने लिए तो काउ को बिल्कुल हार्म ना करेगी, बट कोई जब गेस्ट आता था, ठीक है, तो वो उनको बिल्कुल अपने से भी ऊपर मानते थे कि भाई हमारे घर में कोई गेस्ट आया है तो सबसे पहले ये है, इसकी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी की जाएंगी। तो वो काउ का मीट खिलाते थे उनको, ठीक है। मतलब वो चाहे अपने लिए तो बिल्कुल उनको बिल्कुल वो रखें, सैक्रेड माने, बट कोई गेस्ट आता था उसके लिए उनको काउ को मारना पड़ता था। तो इस वजह से गेस्ट को करते थे गोगन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड, न्यूयॉर्क सिस्टम। न्यूयॉर्क सिस्टम मतलब विडो रीमैरिज, ठीक है। विडो रीमैरिज जो थी वो भी अब बंद हो चुकी थी, ठीक है। मेल मेंबर्स ऑफ द अपर 3 वरन्स वर कॉल्ड द्विजा। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। द्विजा, इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सिर्फ ये 3, ठीक है, इन तीनों में जो मेल मेंबर्स हैं, मतलब यहां के जो मेल्स हैं, ठीक है, अपर 3 से इसके वरन्स के, उनको कहा जाता था द्विजा, ठीक है। टर्म आ रखी है एग्जाम में, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, किसी को कुछ बोल रखा था कि द्विजा जो है वो एक टाइप का टैक्स होता था, ठीक है। दूसरे में लिख रखा है ये एक टाइप की अथॉरिटी बॉडी होती थी जो कि किंग को असिस्ट करती थी। फिर होता था ये लीडर्स ऑफ द अपर 3 लीडर्स, ठीक है, कि अपर 3 वरन सिस्टम। तो लीडर को लेके कंफ्यूज मत हो जाना, बात हो रही है अपर वरन सिस्टम की, तो वही है ये टैक्स, ठीक है। या द्विजा एक ऑप्शन था कि एक यूनिट होती थी मेजरमेंट की, जैसे आजकल होता ना एकड़ ये सब, ठीक है, बीघा, एकड़, तो द्विजा भी एक यूनिट होती थी मेजरमेंट की, तो वो भी गलत है। ये अपर सिस्टम, अपर जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके मेल मेंबर्स को मिला के, ठीक है, मिला के कहा जाता था द्विजा, ठीक है। वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो तो डाउन हो चुकी थी, बट फिर भी कुछ जो वुमेन्स थी वो पोइट थी जो काम करती थी, वो थी गर्गी और ये मैत्रेयी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, सती एंड द चाइल्ड मैरिज वो स्टिल लार्जली एब्सेंट। ये तो गलत है भाई, इसमें तो लिख लेना, ये स्टार्ट हो चुका था। ब्रह्मचार्य ये सब नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल में क्या क्या चेंजेस आए थे वो सारे आप चीज पढ़ चुके हो। जो जनपद, जो जन्स थे वो किस में बन गए? जनपद में, ठीक है। जनपद देखो, फ्रीक्वेंट बैटल अमंग द जनपद्स वर, ठीक है, फाउट फॉर द टेरिटरी। यानी कि पहले जो छोटे छोटे जन होते थे उनके बीच में अगर फाइट होती थी तो किसको लेके होती थी? कैटल्स को लेके, ठीक है। पर अब जब जनपद हो चुके हैं, ये बड़ा जनपद हो गया, ये जनपद हो चुका है, अब इनके बीच में जो बैटल्स हो रही है वो किसको लेके हो रही है? टेरिटरी को लेके, एरिया को लेके, ठीक है। अच्छा चलो टेरिटरी को लेके हो रही है, बट बिहाइंड द सीन क्या मोटिव होता है? क्या मोटिव होता होगा? टेरिटरी को क्यों एक्वायर करना है? और टेरिटरी को एक्वायर करके क्या मिलेगा? और टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगा? तो पॉपुलेशन से फिर क्या होगा? ये बोलो कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। कि भाई कि ये एक एरिया, एक ये एरिया है, और इस वाले एरिया में मान के चलो होती है एग्रीकल्चर, ठीक है, और यहाँ पे इतने में एग्रीकल्चर हो रही है। अगर जब ये अंडर में आ जाएगा इसके, ठीक है, तो टेरिटरी को एक्वायर करने का मतलब क्या है? कि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट होगा, वहाँ की जो एग्रीकल्चर होगी, वो भी ऑटोमेटिकली किसके अंडर में आ जाएगी? उसी के अंडर में आ जाएगी, ठीक है।
तो जो बैटल्स होती थी वो होती थी इसके लिए। अथॉरिटी ऑफ द राजन बिकेम मोर एविडेंट एंड द सपोर्ट स्टाफ कार्ड रत्निन। ये देखो कि अभी भी जो हेड है वो राजा ही है, अर्ली वैदिक के टाइम का जैसा था वैसा अभी भी राजा ही है। बट अब जो सभा समिति की से जो असिस्ट करता था, ठीक है, अब उनकी जो वैल्यू थी वो डाउन हो चुकी थी। अब राजा जो है वो अपना पर्सनली एक मंत्री परिषद रखता था जिनको कहते थे रत्निन, और ये होते थे टोटल 12। दे वर 12 ज्वेल्स ऑफ द किंग वर्किंग फॉर द राजन, यानी राजा के लिए जो काम करते थे, ठीक है। उसके बाद देखो चीफशिप बिकम द हेरिडेटरी, यानी कि चीफशिप मतलब अब जो राजा है अब वो हेरिडेटरी हो चुका है, ठीक है। हेरिडेटरी मतलब समझ गए क्या है हेरिडेटरी मतलब? हाँ, उसी का जो सन होगा अब वही राजा बनेगा। तो अर्ली वैदिक में कैसा होता था? सभा और समिति डिसाइड करती थी। देखो ऐसा नहीं कहेंगे कि हेरिडेटरी बिल्कुल एब्सेंट थी अर्ली वैदिक में कि राजा है तो अब अगला उसका बेटा नहीं बनेगा, वहां पे भी हेरिडेटरी होती थी, बट इन्वॉल्वमेंट इनकी भी रहती थी कि अगर मान के चलो कोई राजा है, ठीक है, और उसका जो अगला जो सन है वो राजा बनेगा, बट सभा एंड समिति को ये लगता है कि भाई ये इतना कैपेबल नहीं है, ठीक है, कमजोर है, हरा देगा इसको कोई, तो ये हेरिडेटरी को ब्रेक भी कर सकते थे कि भाई तेरा बेटा नहीं बनेगा, अब कोई और राजा बनाएंगे। यानी कि सभा एंड समिति का मेन रोल होता था राजा को अपॉइंट करने में। हेरिडेटरी होती थी बट सभा एंड समिति भी अपना डिसीजन देती थी, रोक भी सकती थी। बट अब यहाँ पे टोटली जब इन्हीं की वैल्यू नहीं है अब, तो राजा चाहे कैसा ही हो, ठीक है, उसका सन, ठीक है, वही बनेगा किंग, ठीक है। चीफशिप बिकेम द हेरिडेटरी। स्टिल देयर वाज अ नो, यार ये भी गलत दे रखा है, स्टैंडिंग आर्मी होती थी, नो को काटना, स्टैंडिंग आर्मी होती थी, ठीक है, एनसीईआरटीज में लिख रखा है ये। राजन स्टार्टेड द वेरियस सेक्रीफाइस लाइक राजसूया, और ये देखो अश्वमेध, ये है इंपॉर्टेंट। राजा स्टार्टेड वेरियस सेक्रीफाइस, ठीक है। सेक्रीफाइस राजा क्यों करता था? क्यों करता था? मतलब अपने अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, कि जो और जनपद के जो राजा हैं उनको ये पता चल सके कि भाई मैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, ठीक है। तो वो ऐसे सेक्रीफाइस जो था वो करता था। और सेक्रीफाइस कहाँ लिखा रहता था? है अरंक्याज में, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन द सभा एंड समिति रिड्यूस, यानी कि अब जो राजा है वो सभा समिति के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है, उनकी जो वैल्यू थी वो डाउन हो चुकी थी। सेकंड, वुमेन वर नॉट अलाउड टू अटेंड देयर असेंबली, वुमेन को अलाउड ही नहीं था कि सभा समिति में जाके वहाँ पे डिसीजन जो मेकिंग बॉडी है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। नहीं भाई, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास अब ऐसा। सेकंड, विधाता कंप्लीटली डिसअपियर्ड। विधाता पता है क्या होता था? सभा समिति और जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे, ठीक है। भाई पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? प्रिंस, शौर्या, भाई आपका नाम क्या है? अपूर्व है? अच्छा, ये ऑप्शन भी था क्या? ठीक है। तो यानी कि जो विधाता होता था, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स को लेके जो डिस्कशन होता था उसको बिल्कुल, अब वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। क्यों, क्या रीजन है? क्या रीजन है? अब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है भाई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। तो मेरे पास मेरा खुद का टैक्स कलेक्शन वाला ऑफिसर है, मिलिट्री को असिस्ट करने वाला ऑफिसर है, तो मैं विधाता को लेके क्यों करूंगा? अब तो मेरे पास अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया राजा के पास, ठीक है। द टर्म राष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द टेरिटरी वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। राष्ट्र मतलब अब लोगों को एक मदरलैंड जिसको कहते हैं ना, एक फीलिंग आने लग गई थी कि अपने एक लैंड की फीलिंग आने लगी थी कि भाई अब हम यहाँ सेटल हो चुके हैं, ठीक है, अब हमें यही अपना जो एरिया है वो अच्छा लगने लग गया। तो उन्होंने उस वर्ड को यूज किया राष्ट्र, ठीक है। सेकंड, राजन अज्यूम्ड द टाइटल्स लाइक सम्राट, एकराट, विराट, ये सब, यानी कि जो राजा है वो अब अपने आप को सम्राट बोलने लग गया, ठीक है, मतलब अपने आप को टाइटल देने लग गया, सम्राट, विराट, भोज, ठीक है। भोज जो है वो साउथ के राजा अपने आप को वर्ड देते थे, ठीक है, अपने आप को टाइटल देते थे भोज का, ठीक है। नॉर्थ में विराट,
ठीक है। ईस्ट साइड में सम्राट कहते थे कि भाई अगर मान के चलो कोई राजा नॉर्थ में है तो वो अपने आप को विराट कहता था कि भाई मैं हूँ सबसे ज़्यादा विराट, मतलब ऐसे ऐसे टाइटल्स देने लग गए थे अपने आप ही को, ठीक है। तो जो टाइटल्स की परंपरा है ये अपने आप में अब शुरू हो चुकी थी। सेकंड, इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन। आयरन का डिस्कवर हो चुका था। वर्ड क्या यूज किया है? कृष्णा आयास। आयस है, आयस का मतलब होता था मेटल, ठीक है। वर्ड यूज करते थे आयस। कोई भी लोहे का, कोई भी कॉपर है आयस, गोल्ड है आयस, ठीक है। जो भी मेटल होता था सभी के लिए आयस। आयरन के लिए क्या वर्ड यूज किया? कृष्णा या श्याम आयस, ठीक है। was discovered and one of the clearing the forest for the cultivation increased, यानी कि अब फॉरेस्ट को वो क्या करने लग गए? क्लीन करने लग गए, ठीक है। उन्होंने अपना जो एक्सटेंशन है जंगल को काटते रहे और आगे आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो जो कृष्णा आयास वर्ड है वो वर्ड यूज हुआ था आयरन के लिए, यानी कि लेटर वैदिक में ही आयरन जो था वो डिस्कवर हो चुका था। एग्रीकल्चर ऑफ मल्टीपल क्रॉप, पहले जो था वो पेस्टरल होता था कि यहाँ का जंगल साफ किया, स्लैश एंड बर्न जिसको कहते हैं, ठीक है। जंगल को जलाया, खाया पिया, चलो आगे, ठीक है। बट अब क्या था? अब एक जगह रह के एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन हो चुका था। जो मेन इकोनॉमी थी वो अब इसके थ्रू चल रही थी। वीट, बार्ले, राइस, ठीक है, बीन्स, मूंग, उड़द, ठीक है, सेसम वर कल्टिवेटेड, ये सारी चीज़ें जो थी वो उगाई जाती थी। अच्छा एक बात बताओ, वैदिक एज में मैंने मतलब तुम्हारा देख रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट है ना? कॉटन तो कहीं कहीं मिलती थी। देखो कॉटन तो ये कहोगे कि फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। बट जो लोग सबसे ज्यादा उगाते थे वो थी बार्ले, ठीक है। वीट से भी इंपॉर्टेंट थी बार्ले। सरप्लस प्रोड्यूस लेड टू द भाली एंड द भाग, यानी कि अब जब एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, कि अब लोग एग्रीकल्चर करने लग गए हैं, राजा के पास अब अपनी आर्मी भी है, ठीक है, तो अब आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। पहले के चलो टाइम पे नहीं होता था, बाली के टाइम पे, मतलब अर्ली के टाइम पे, कि एक फिक्स लैंड नहीं था तो टैक्स भी नहीं लेता था राजा। बट अब एग्रीकल्चर भी बढ़ गया, लोग एग्रीकल्चर में लग गए और इतनी सारी जो क्रॉप्स हैं वो उगने लग गई हैं। तो इसने लेड किया, मतलब इसके थ्रू हुआ टैक्स का इन्वॉल्वमेंट, और इसको हम कहते थे बाली या भाग। ये थी टैक्स, ठीक है, जो कि होता था 1/6 और द 1/12, ठीक है। द कस्टमरी प्रोडक्शन टू द किंग्स ट्रेजरी, जो भी ये जो टैक्स होता था, ठीक है, जो भी टैक्स होता था, जो भी प्रोड्यूस होता था, जिसको हम बाली कहते हैं या भाग कहते हैं, वो सारा का सारा जाता था कहाँ पे? किंग की ट्रेजरी में, ठीक है। और इस ट्रेजरी में वो रखते थे, और इस ट्रेजरी का और क्या यूज होता था? मान के चलो स्टैंडिंग आर्मी के लिए तो हो गया, और सोचो, लगाओ दिमाग थोड़ा कि और किस पर्पज से स्टोर। आज के टाइम पे जो सरकार है, ठीक है, ये फूड कॉर्पोरेशन जो होते हैं इंडिया में, जो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती हैं, गोदाम होते हैं, उनमें गेहूं वेहूं रखते हैं, क्या रीज़न है? इमरजेंसी के टाइम पे, कि भाई किसी टाइम पे मान के चलो एग्रीकल्चर नहीं हुआ, कोई फ्लड आ गया, ठीक है, या क्रॉप जो खराब हो गई, ठीक है, उस टाइम पे उनको यूज करेंगे। जो राजा था उनका भी यही था कि ट्रेजरी के लिए बचा के रखता था, ठीक है। ट्रेजरर वर कॉल्ड द संग्रहित्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संग्रहित्री ये होता था टैक्स कलेक्टर ऑफिसर, जो कि राजा के लिए टैक्स इलेक्ट करता था, ठीक है। जो राजा के लिए टैक्स कलेक्ट करता था उसको कहते थे समग्रहित्री, ये वाली टर्म, ठीक है, समग्रहित्री, जो कि वो इंपॉर्टेंट ऑफिसर, यानी इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ रत्निन। रत्निन 12 होते थे, उनमें से एक ही होता था, और इसका काम होता था राजा के लिए टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। और इसी को हम भागदूका भी कहते थे, ठीक है, दोनों एक ही होते थे, ठीक है। भागदूका या समगित्री एक ही वर्ड है। अगर टैक्स कलेक्शन ऑफिसर के लिए भागदूत आ जाता है तो भी ठीक है, और समगित्री आ जाता है तो भी ठीक है, ठीक है। कलेक्टेड द टैक्स एंड द वैश्याज वर द ओनली टैक्स पेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कि जो उन 4 वर्ण में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो टैक्स देता था वो सिर्फ होता था वैश्य। ब्राह्मण टैक्स नहीं देता था, क्षत्रिय भी टैक्स नहीं देता था, क्योंकि जो किंग होता था तो क्षत्रिय होता था, ठीक है। तो क्षत्रिय लोगों को भी एग्जेम्प्टेड था कि उनको भी टैक्स नहीं देना। जो वैश्य होते थे वही सिर्फ टैक्स देते थे, और शूद्र जो थे वो क्या करते थे, वो सर्विस प्रोवाइड करवाते थे इनको, ठीक है। जैसे ब्राह्मण के वहाँ काम कर रहा है, कोई क्षत्रिय के वहाँ काम कर रहा है, ठीक है। और फोर्स लेबर भी होती थी कई बार तो, कि भाई आपने नौकरी भी, काम भी कर रहे हैं, कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो टैक्स पेयर यानी कि जो टैक्स देते थे वो होते थे सिर्फ वैश्य। रीजन हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही वैश्य इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि शूद्र के पास तो अपनी कोई लैंड नहीं होती थी, ठीक है। तो लैंड नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। बट वैश्य जो होते थे, ठीक है, उनके पास होती थी लैंड, वही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे एग्रीकल्चर में, क्योंकि उनका तो काम ही यही था ट्रेड का, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे वो होते थे वैश्य, और यही देते थे फिर टैक्स। और फिर ये इंपॉर्टेंट है पोएट्री टाइप, कि उनकी जो पोएट्री होती थी लेटर वैदिक वालों की, वो होती थी पेंटेड ग्रेवेयर, PGW। ये फिर मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक की IBC की कौन सी होती थी, रेड एंड ब्लैक वेयर, ठीक है। वैदिक की टाइम की हुई PGW, ठीक है। अब ये देखो, अब बात आती है गॉड की। गॉड्स की अर्ली वैदिक में टाइम पे इंपॉर्टेंट गॉड्स कौन से होते थे? है क्या शिखा? इंद्रा, अदिति, अग्नि, IAS, इंद्र, अग्नि और सोम, ठीक है। ये होते थे इंपॉर्टेंट गॉड्स अर्ली के टाइम पे। लेटर वैदिक में इनकी वैल्यू होगी थोड़ी सी डाउन, ठीक है। इन सभी की जो पोजीशन थी वो होगी डाउन, और अब वो ज्यादा से ज्यादा मानने लग गए थे किसको? ठीक है। देखो, वरुण एंड इंद्रा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड, लॉस्ट द प्रोमिनेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि ये जो वरुण, इंद्रा, अग्नि, ये जो होते थे, ठीक है, इन्होंने अपनी पोजीशन जो थी, अब इनकी जो पोजीशन थी वो होगी थी डाउन लेटर वैदिक में। जो अब थे वो थे प्रजापति और आदि पुरुष, ये इंपॉर्टेंट गॉड बन चुके थे लेटर वैदिक वालों के लिए। प्रजापति और आदि पुरुष बिकेम द सुप्रीम गॉड इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। रुद्र वाज मर्ज्ड इनटू द शिवा हु अपीयर्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम। यानी कि जो रुद्र किसके लिए? शिवजी भगवान के लिए यूज करते हैं रुद्र वर्ड, ठीक है। तो उनको भी अब ये अपीयर होना स्टार्ट हो चुके थे। यानी कि ये जो अग्नि, अंदर सोम है, इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो होगी थी डाउन, अब इनकी वैल्यू होगी थी ज्यादा, ठीक है। सेकंड, रिचुअल, सैक्रिफाइस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपरवाइजिंग द प्रीस्ट मेड रिलीजियस लाइफ कॉम्प्लेक्स। यानी कि देखो क्या हो गया था कि जो ब्राह्मण्स है ना, ब्राह्मण्स की पोजीशन एकदम से ज्यादा हाई चली गई। ब्राह्मण की पोजीशन एकदम से हाई क्यों गई? क्या रीजन हो सकता है बताओ? पहली बात, क्या ब्राह्मण टैक्स देते थे? नहीं, ठीक है। ये होते थे एग्जेम्प्टेड, ठीक है, कि इनको कोई टैक्स नहीं देना। इनकी वैल्यू इसलिए डाउन एकदम से इंक्रीज इसलिए हो गई क्योंकि जब किंग यानी कि कोई क्षत्रिय जब पूजा पाठ या कोई सेरेमनी करवाता था तो वहां पे कौन इन्वॉल्व होता था? कौन उनकी पूजा सैक्रिफाइस करवाता था? ब्राह्मण्स, ठीक है। यानी कि जो किंग है वो पैट्रोनेज करने लगे थे इन ब्राह्मण्स को, यानी कि उनको बढ़ावा देने लग गए थे कि भाई आप हमारे यहाँ के पंडित हो, ठीक है, आप ही यहाँ के पूजा पाठ कराते हो, अगर मेरे यहाँ पे मुझे कोई सेरेमनी करवानी है,
ठीक है, उसमें आप ही इन्वॉल्व रहते हो। जो किंग है वो रिटर्न में इनको ब्राह्मण्स को गिफ्ट देता था, ठीक है, और गिफ्ट भी देता था प्लस इनको टैक्स भी नहीं देना होता था। तो इनकी जो पोजीशन थी वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग गई थी, क्योंकि किंग जो था, ठीक है, वो कोई भी सलाह होता था कि भाई, जैसे होता नहीं आजकल के टाइम पे ब्राह्मण्स को पूछते हैं भाई कुछ भी सेरेमनी होती है, डेट वेट निकलवानी है, ठीक है भाई, घर का फेस किधर होना चाहिए, वो किधर होना चाहिए, आजकल भी लोग पहले ब्राह्मण से पूछते हैं, ठीक है, पंडितों के पास जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो किंग था वो इन लोगों से एक थोड़े से रिचुअलिस्टिक जिसको कहते हैं वो सलाह लेता था ब्राह्मण से, पूजा पाठ भी करवाता था। अश्वमेध जब सेरेमनी होती थी, ठीक है, तो भी ब्राह्मण इन्वॉल्व होता था। तो ब्राह्मण्स की जो वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी इस टाइम पे। ठीक है, ये था यहां तक। यहीं से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये टेबल भाई याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेदास कितने हैं? 4 है। ठीक है, ये जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, जो अथर्ववेद है उसको कहते हैं नॉन आर्यन वर्क। नॉन आर्यन वर्क यानी कि ऋग्वेद किसने बनाए थे? आर्यंस ने। आर्यंस कहां से आए थे? अलग अलग थ्योरीज दी थी सभी ने, जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे कि भाई हम ही वेदास को लेके आए हैं। सामवेद भी वही लेके आए, यजुर्वेद भी वही लेके आए, बट अथर्ववेद जो था, ठीक है, वो आर्यंस का दिया हुआ नहीं है, याद रखना। तो नॉन आर्यन वर्क इसको कहते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि इनके ब्राह्मण्स कौन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि इनके जो ब्राह्मण्स हैं, यानी कि जो इनको पढ़ाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसकी जैसे ट्रिक सी तो क्या ही है, अक्षय कुमार पीएससी से गया। ठीक है, अब ये बात मेरे साथ बनी थी कि मैंने ये तो याद रख लिया, ये सीक्वेंस भूल गया। ठीक है, वहां पर एग्जाम में अक्षय कुमार कर रहा हूं कि वो तो ठीक है, बट इसका सीक्वेंस भूल गया मैं कि ऋग्वेद तो स्टार्टिंग में था, उसके बाद यजुर्वेद था या सामवेद था, ये भी पक्का था कि अथर्ववेद लास्ट में था। इन दोनों का सीक्वेंस भूल गया, और ये जब सीक्वेंस भूल गया वो मेरा अक्षय कुमार भी गया। ठीक है, तो ये मत करना कि जो गलती मैंने की थी कि तुम ये तो याद रख लो, ये भूल जाओ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये कौन कौन से थे, देखो थोड़ा टाइम लगेगा इनको जब बार बार रिवीजन करोगे ना, क्योंकि नाम ऐसे हैं कि एकदम से याद नहीं होंगे। ठीक है, और मुझे पता है एकदम से याद नहीं होंगे कि हम जब मेरे से नहीं हो तो मैं आपसे उम्मीद रख लूँ कि नहीं भाई आप तो याद रख लोगे, बट ये है कि रिवीजन जैसे जैसे करोगे तो याद हो जाएगा। ये होते थे ऐत्रेया, कौशिकी, सारे लिखे हुए हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, पूरी टेबल है, उसमें देख लेना। पंचवंशी, शतवंशी, चंदोगया, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और ये गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो कई बार आता है कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है, तो वो है अथर्ववेद से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये किस वेद से रिलेटेड है, तो यजुर्वेद से। ठीक है, पंचवंशी, शतवंशी, चंदोगया ये किससे रिलेटेड है, तो सामवेद से। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद से। ये तो है ब्राह्मण्स, और फिर आता है उपवेद। ठीक है, ये तो थे ब्राह्मण्स, फिर आता है उपवेद कि इन्हीं के ऋग्वेद के उपवेद। उपवेद का मतलब होता है एक तरह से समरी। ठीक है, समरी का मतलब ये है कि ऋग्वेद के अंदर किस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो तुमको मैं ज्योग्राफी की बुक दे देता हूँ। ठीक है, उस ज्योग्राफी की बुक में फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस है, और उन 100 में से 70 पेजेस में मैंने तुम्हें एटमॉस्फेयर पढ़ा रखा है। मान के चलो कि उन 100 में से 70 पेजेस पे एटमॉस्फेयर है, तो हम इसका उपवेद जो समरी निकलेगी मैं किस पे निकालूंगा, एटमॉस्फेयर के ऊपर।
ठीक है, कि इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर के ऊपर पढ़ा रखा है, ठीक है। तो वही होता है उपवेद, कि ऋग्वेद में किस बात को लेके ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है, कि मतलब वहाँ उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रखा है, उसको कहते हैं उपवेद, यानी कि एक तरह से समरी, ठीक है। और ये होता है AGDS। ऋग्वेद का होता है आयुर्वेद, ठीक है। सामवेद का होता है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद, ठीक है। और ऐत्रेय का होता है शिल्प वेद, ठीक है। इसका भी टेबल दे रखा है। और फिर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं यहाँ से, ठीक है, कि लेटर वैदिक के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे, यानी कि जो राजा के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, उसमें जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते थे उनके नाम। तो सबसे पहले होता था व्रजपति, ठीक है। व्रजपति, व्रजपति का काम होता था ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पास्चर लैंड। पास्चर लैंड मतलब है, हाँ, जहाँ पे वो कैटल्स को चराते हैं ना, ठीक है, वो घास वाले एरिया में जो छोड़ देते हैं, ठीक है, उनके लिए उनको इंचार्ज करना है कि भाई ऐसी लैंड जहाँ पे लोग अपनी गायों को चराने के लिए लेके आते हैं, अपने जानवरों को चराने के लिए लेके आते हैं, ठीक है। ऐसे लैंड के ऑफिसर को कहते थे, इंचार्ज को कहते थे व्रजपति। तो ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, ये याद रखना है। जीवाग्रह, ठीक है, जीवाग्रीवा पुलिस ऑफिशियल, यानी पुलिस, ऐसा नहीं कि भाई उसको प्रॉपर कोई ड्रेस दे रखी थी और मस्त कोई डंडा दे रखा था, नहीं, डिस्प्यूट को सॉल्व करता था। कि मान के चलो कोई जनपद में कोई फैमिलीज को लेके या किसी को बात को लेके डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो किंग नहीं जाएगा, किंग भेज देता था जीवाग्रीवा को कि भाई आप जाओ, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पुलिस ऑफिशियल का काम होता था। फिर होता था शक्ति, ठीक है, चामधन हो गया। सेनानी, ये इंपॉर्टेंट है। सेनानी होता था सुप्रीम कमांडर उसकी आर्मी का, जो मेन होता था। सेनानी तो शायद पहले भी होता था कि नहीं होता था, पहले भी होता था। अर्ली वैदिक के टाइम पे भी सेनानी होता था, कि कोई आर्मी एकदम से नई नई आर्मी बनाई है तो उसको तो लीड करने वाला तो कोई चाहिए, तो सेनापति पहले भी होता था, ठीक है। उसके बाद होता था स्थापति। स्थापति चीफ जज, कि उस राजा के पास एक जज भी होता था जो न्याय देता था लोगों को, ठीक है, तो उसको कहते थे स्थापति। ये आते हैं भाई क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में, पेयरिंग में, ठीक है। पेयरिंग में मतलब एक तरफ ये दे देंगे किंग और उनके सामने उनकी पोजीशंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है या पेयरिंग को लेके आ जाता है। पीसीएस में भी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी का तो फेवरेट है। ग्रामीणी, हेड ऑफ द विलेज, ये तो स्टार्टिंग में भी ऑर्डर रखा है। जो हेड ऑफ द विलेज होता था उसको ग्रामीणी कहते थे, ठीक है। भाग दूगा, वही देखो रेवेन्यू कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करता था। इसका एक और क्या नाम था, सामग्रेत्री, ठीक है। कुलापति, हेड ऑफ फैमिली, पढ़ा था कुलापति का, हेड ऑफ द फैमिली होता था, ठीक है। महिषी, चीफ क्वीन, जो रानी होती थी उसको महिषी कहते थे, ठीक है, वो भी राजा की हेल्प करती थी, असिस्ट करती थी, ठीक है। स्पाइज होते थे, मतलब जासूस होते थे, ठीक है, जो कि एक एज ए ऑर्डिनरी मैन रहते थे, कि भाई राजा के खिलाफ कोई साजिश ना रच रहा हो, कि जनपद में क्या काम चल रहा है, ठीक है, उनके ऊपर नजर रखते थे। तो ये सारे वो थे जो इंपॉर्टेंट वो थे। एक ये इंपॉर्टेंट है अक्षोपा, अकाउंटेंट, जो कि पूरा का हिसाब किताब को लेने के लिए रखता, एक ऑफिसर अपॉइंट होता था, ठीक है। बस ये था आपका लेटर वैदिक। और कल ज्योग्राफी की क्लास है ना, उससे पहले लेटर वैदिक के एमसीक्यू करेंगे कल, ठीक है। 5 मिनट टाइम लगेगा कि लेटर वैदिक से जितने भी एमसीक्यू आ रखे हैं वो करेंगे। तो हमारी जो स्टोरी है वो पहुंच चुकी है यहाँ तक कि हम जन से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, जन से स्टार्ट हुए थे, और जब 2 जन आपस में मिले तो क्या बन गया, जनपद, ठीक है। और जब जो 2 जनपद आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, अब क्योंकि अभी तक तो हम जनपद तक ही पहुंचे लेटर वैदिक में। मौर्यन के टाइम पे जब मौर्यंस आने स्टार्ट हुए थे, कि मौर्यंस कैसे आए वो भी देखेंगे हम, ठीक है।
तो जब जनपद जो थे अब वो भी आपस में लड़ने लग गए कि इस राजा का ये राजा है अपना जनपद के साथ, एक ये राजा है जनपद के साथ, इसने इसको हरा दिया, इसको मर्ज कर लिया अपने में, ठीक है, इसको कर लिया मर्ज, कि अब पूरा एक बड़ा हो चुका है। यानी कि जब दो जनपद आपस में मिलके बने तो क्या बनेंगे, महाजनपद। महाजनपद, जन से शुरू हुए थे, जन से पहुंचे जनपद, और नेक्स्ट चैप्टर में जब भी हिस्ट्री का होगा उसमें करेंगे महाजनपद, ठीक है, कर दो।